अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। एक बड़ा मसला जो कराची वालों को दरपेश है वो ये कि या तो यहाँ पर तरक्याती काम होते नहीं हैं या अगर कहीं इन तरक्याती कामों का आगाज़ हो जाए तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। और ऐसा ही कुछ सिलसिला जारी है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। कहीं सड़कों पर तामीराती काम का सिलसिला जारी है, कहीं पर लाइनों की मुरम्मत के नाम पर खुदाई हुई हुई है, कहीं अंडरपासेस की तामीराती काम अभी तक ताहाल नामुकम्मल है। कई सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो वक्त पे मुकम्मल नहीं हो सके हैं और ये तरक्याती मंसूबे जो नामुकम्मल है ताहाल, ये कब मुकम्मल होंगे और कौन इनको मुकम्मल करने के लिए हमें काम करता हुआ नजर आएगा, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। साथ साथ हम कुछ बातचीत करेंगे कराची में जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि तरक्याती काम जहाँ पे ताखीर का शिकार है, मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं, वहीं पर कराची में जो ट्रैफिक हादसात हैं वो भी थमने में नहीं आ रहे हैं। और अब ये ट्रैफिक हादसात का मसला हाईलाइट करने पर ये तमाम तर मामला जो है वो पोलिटिसाइज हो चुका है और सियासी तौर पर हम देख रहे हैं कि अब किस तरह से इसके एंगल्स तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इस मसले को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, जो हैवी ट्रैफिक को या वाटर टैंकर्स को या डंपर्स के मामलात के ऊपर कुछ सोल्यूशंस चाहते हैं, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाना शुरू कर दिया जाता है और मसले वहीं जूं के तू बरकरार रहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक कराची में ये तमाम तर मसाइल हमें इसी तरह से नजर आते रहेंगे, इस मौजू पर कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जी कराची के जो तरक्याती मंसूबे हैं आखिर क्यों सुस्त रवि का शिकार हैं और क्यों ताहाल ऐसे मुताद्दिद मंसूबे अभी तक नामुकम्मल नजर आते हैं जो कई साल पहले या कई माह पहले मुकम्मल हो जाने चाहिए थे। इसी पर कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर, साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम। दोनों मेहमान हमारे आज के इस प्रोग्राम में शामिल हैं और मौजूआत आपको हमने बता दिए हैं। कराची के तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मुनम जफर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुनम साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। क्या वजूहात है सर, क्या समझते हैं आप या जमात इस्लामी का क्या ख्याल है कि क्यों कर कराची के तरक्याती मंसूबे वक्त पे मुकम्मल नहीं हो पा रहे? कराची के मंसूबे वक्त पे मुकम्मल ना होने की जो बड़ी वजह है वो सूबे पर काबिज पीपल्स पार्टी की 17 साल से हुकूमत है, जो बिलखुसूस कराची के मामलात को, कराची के मसाइल को ओन ही नहीं करती। जब लोगों को यही इदराक ना हो कि प्रॉब्लम क्या है, जब लोगों को ये प्रायोरिटीज का ये अंदाजा ना हो कि कौन से मसले को प्रायोरिटी या तरजीही बुनियाद पर हल करना है, तो वो किस तरह मसाइल हल करेंगे। आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मैं सिर्फ 2 प्रोजेक्ट की मिसाल दूंगा कि जिस तरह करीमाबाद अंडरपास जो है वो बन रहा है, ये एक मिसाल है इसकी वाज़े। करीमाबाद अंडरपास की जरूरत नहीं थी। ये प्रोजेक्ट अगर नहीं भी बनता तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। यहाँ ट्रैफिक का भी इशू नहीं है। अगर ट्रैफिक है कुछ मसला था तो वो करीमाबाद जो आपके सिग्नल्स हैं करीमाबाद के, वहाँ मसला था, इंक्रोचमेंट का मसला था, पार्किंग के इशू थे। अगर वो सॉल्व कर दिए जाते तो अंडरपास की जरूरत नहीं थी। अब ये प्रोजेक्ट जून 2023 में शुरू किया गया, इसको जून 2025 में मुकम्मल होना था। 2 साल के वक्त में आज 21 महीने हो गए हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट 35% कंप्लीट हुआ है। इस प्रोजेक्ट पे इनिशियली जो PC1 बनी 1.35 बिलियन रुपीज इस पर खर्च होना थे। आज इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़कर 3.8 बिलियन रुपीज हो गई है, यानी 3 टाइम इसके अंदर इजाफा हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि जब प्रोजेक्ट्स वक्त पर मुकम्मल नहीं होंगे और कोई उम्मीद नहीं है, 65% काम बाकी है, ये कोई उम्मीद नहीं है कि आइंदा आने वाले 1 से 1.5 साल में भी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो पाएगा। और दूसरा इसका बड़ा जो एक सेटबैक है कि देखें ये पूरा एक कमर्शियल हब है करीमाबाद के करीब इलाकाबाद है, साथ में उसके नॉर्थ नाजाबाद मौजूद है। ये 3 टाउन मिलते हैं और गुलबर्ग में मौजूद है वो। अब यहाँ ये पूरी मार्केट है, 9000 कमोबेश दुकानें हैं और बड़े बड़े इसमें बाजार हैं। एक बाजार तो पूरा खवातीन का मीना बाजार है जो खवातीन ही रन करती हैं, वो बाजार है। और 9000 यहाँ दुकानें हैं, हर दुकान पे 3 से 4 वर्कर जॉब करते हैं। टोटल अगर इसको ये लगा लिया जाए 30,000 इसकी स्ट्रेंथ बनती है। हर घर से वाबस्ता 4 से 5 लोग हैं, तो तकरीबन तादाद 1.5 लाख बन जाती है। लेकिन ये लोग जिस तरह आप देखें रमजान सर पर हैं, एक बेरोजगारी का तूफान है, लोग कहाँ से किराया अदा करेंगे, किस तरह दुकान चलेगी, वहां तो मट्टी धूल उड़ रही है, वहां तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। और प्रोजेक्ट की सूरत ये है कि काम रुका हुआ है, अमलन काम रुका हुआ है। वो प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद में 72 दिन में 3 अंडरपास बन गए, कराची में
21 महीने गुजरने के बावजूद भी 35% काम हुआ है। होना तो क्या मुनव्वर साहब, क्या फंड्स की कमी है या गैर मुनसिफाना तकसीम है कि एक शहर में हम देख रहे हैं कि ये तो सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, केडीए का प्रोजेक्ट है, सिंध गवर्नमेंट को फंड देना है। सिंध गवर्नमेंट के पास वसाइल की कमी नहीं है। सही बात यह है कि आपके पास अगर विल नहीं होगी तो आप जो प्रोजेक्ट 2 साल के हैं उनको आप 6 साल में मुकम्मल करेंगे। ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट 2016 में शुरू हुआ था, 3.8 किलोमीटर की ये पूरा ऑरेंज लाइन थी, जिनमें से 1.7 किलोमीटर तो वो है कि जो बनारस का पुल है। लेकिन आप देखें उस प्रोजेक्ट पे 2 अरब रुपए खर्च किए गए, 6 साल में मुकम्मल हुआ, लेकिन उससे औरंगी टाउन के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। ये मिसाल है। रेड लाइन इंसानी जानों के लिए एक मतलब समझ लें अजाब बन गई है लोगों के लिए। कराची के लोगों के लिए लाखों की आबादी है जो मूव करती है पूरे सफूरा से लेकर, और आप मॉडल टाउन मलिर कैंट से लेकर यहाँ मूव करती है, शहर की तरफ आते हैं, गुरु मंदिर की तरफ, सदर की तरफ आते हैं। आप देखें ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2023 दिसंबर में मुकम्मल होना था, 24 भी खत्म हो गया है, 25 शुरू हो गया। ये प्रोजेक्ट 2027 तक भी मुकम्मल नहीं होगा। इसकी कॉस्ट $503 मिलियन, इसकी कॉस्ट थी इसकी $504 मिलियन। आज इसकी कॉस्ट बढ़ के $700 मिलियन हो गई है। और बैरूनी फंडित से ये बनाया जा रहा है। इसमें हुकूमत का शेयर तो बहुत ही कम शेयर है इसमें। लेकिन आप देखिए इस प्रोजेक्ट पे काम जिस तरह लोग अजियत से गुजर रहे हैं, शहर के लोग, ये नफ्सियाती बीमारियां हो रही हैं, कारोबार तबाह हो गया है लोगों का। और जिम्मेदार तो वही होंगे ना जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास वसाइल हैं, जो सारे वसाइल पर काबिज हैं। और ये शहर कोई मामूली शहर तो नहीं। शहर कराची वो है जो पूरा पाकिस्तान चलाता है। पाकिस्तान के टैक्स का 42% कराची देता है, सूबे का 96% टैक्स कराची दे रहा होता है। ये कराची 54% एक्सपोर्ट में अपना हिस्सा डाल रहा होता है। इसकी इंडस्ट्री चलती है तो पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ता है। और ये बात हम जब कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि कराची का दिल बड़ा है, कराची सब लोगों को अपने दामन में समेटता है। लेकिन आप कराची को से आपको कोई गर्जी ना हो हुकूमत को। मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल फारिग है, वो तो कराची की तरफ पलट कर देखना पसंद नहीं करते। वजीर आजम तो लगता है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं है, पंजाब के वजीर आजम बन गए हैं। और पीपल्स पार्टी की सूरत मैंने आपको बता दी कि शहर को ऑन ही नहीं करते। अब इसका हल क्या है? हल इसका यही है कि भाई आप शहर को उसका जायज हक दें उसको। इस वक्त देखें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट KMC मौजूद है, 25 टाउन है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो ओनरशिप लेती है कि हमने 18वीं तरमीम हमने करवाई, जिसके तहत ये शहर के लोग टाउन्स को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। आप जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को छोड़िए, ये अपने 13 टाउन्स के चेयरमैन पर भी एतमाद नहीं करते। हम कहते हैं कि आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर कीजिए, आप वसाइल को और इख्तियारात को निचली स्टाफ पर तकसीम कीजिए। लेकिन ये ना वसाइल देने के लिए तैयार हैं। OZT देते हैं जिसके अंदर तनख्वाही बमुश्किल निकल पाती हैं, कोई तरक्याती बजट नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह 2001 से लेकर 2005 तक निमतुल्लाह खान साहब की हुकूमत थी। सिटी मेयर थे आप, सिटी नाजिम थे। आपके पहले साल हर यूसी को 34 लाख रुपए दिए गए, दूसरे साल 34 लाख रुपए दिए गए, तरक्याती फंड दिया गया। तीसरे साल 64 लाख रुपए दिए गए और आखिरी साल 1 करोड़ रुपए दिए गए। और 2001 से लेकर 2005 तक डॉलर की वैल्यू क्या थी? 54 रुपीज थी। आज डॉलर की वैल्यू 277 तक पहुंच गई है, 5 गुना बढ़ गई है। लेकिन आप इख्तियारात वसाइल सब पर सांप बनकर बैठे हुए हैं, देने के लिए कुछ तैयार लेकिन नहीं है। साहब जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगर ये मंसूबे मुकम्मल किए जाएं या इन मंसूबों का जो तमाम तर काम है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सर अंजाम दिया जाए तो शायद ये ताखीर का भी सामना ना हो। और जिस तरह से बात की जाती है कि जी फंडिंग में रुकावट है, तमाम तर फंड्स नहीं मिलते हैं, मंसूबे इसीलिए तवीलुल मुद्दत हो जाते हैं क्योंकि पैसा नहीं होता है, तो ये भी शायद इशूज ना फेस करने पड़े। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस मसले का हल है? एक बात तो ये बात तो पीपल्स पार्टी जो कहती है इस बात में बिल्कुल वजन नहीं है कि आप देखें 18वीं तरमीम के बाद जितना आपको पैसा 18वीं तरमीम से पहले मिलता था अब तो डिवोल्यूशन हो गई है। सारे जितने भी वजारतें थी, जितने भी यानी तालीम है, सारे तो सूबों को मिल गए हैं ना। तो सिर्फ ये वजारतें नहीं मिली, पैसे भी मिले हैं सबको। लेकिन आप वो पैसे खर्च करना नहीं चाहते शहर के ऊपर। आप देखें ना शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। अभी लियाकताबाद की सड़क है, 6 महीने से लियाकताबाद
की सड़क डाखाने से तीनट्टी तक आज टूटी हुई है। भाई मेन शहर है, लोगों का गुजर होता है, लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, आप वो सड़क बनाने के लिए तैयार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो कोई मसला नहीं है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, इसमें तो आप पैसे लगाइए। जहां तक आपने बात की प्राइवेट पार्टनरशिप की, अब कौन सी प्राइवेट एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऐसा है कि जो इन पर एतमाद करेगा? इन पे एतमाद करने के लिए तो शहर के बिजनेस कम्युनिटी भी तैयार नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। बिजनेस कम्युनिटी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से शिकायत करती है और जारी बात है वो करे तो क्या करे? उनको वन विंडो ऑपरेशन नहीं है उनके लिए कोई, हर इदारा जो है वो करप्शन का गढ़ बन गया है। जब वो शिकायत करते हैं तो पीपल्स पार्टी को शिकायत की होती है कि हमारे साथ जो है ये खिलवाड़ करते हैं, हमारी शिकायतें करते हैं। भाई करें तो क्या करें? शहर के ताजिर क्या करें? कारोबारी तबका क्या करे? उनको आप जिस अजियत से गुजार रहे हैं उसके बाद तो यही होना है, लोग बात तो करेंगे ना कहीं किसी ना किसी के पास तो जाएंगे ना, जिसका वो समझते हैं कि उनके सोल्यूशन दे सकता है। लेकिन अलमिया ये है कि जो इस शहर पे पहले सूबे में थे, आज वो सिस्टम पूरा ले जाकर इस्लामाबाद में बैठा दिया गया है। वही सारा धंधा है। सिंध एक तरफ था, अब बलूचिस्तान की जमीनों पर भी कब्जे किए जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हल नहीं है, ये राय फरार है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये हुकूमत का राय फरार है कि आप ना लोगों को तालीम दो, उसमें भी आप एनजीओ के हवाले कर दो, ना लोगों को सेहत की फैसिलिटीज दो, ना शहर को पानी दो, ना शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करो। और तो और अब जो देखे ना आप जिस तरह हादसा पेश कर रहे हैं, डंपर हैं, टैंकर हैं, ट्रॉलर हैं, लोगों की जाने महफूज नहीं है। एक खूनी रक्त है शहर के अंदर जो जारी है और इसमें पीपल्स पार्टी उसको कोई गर्दी नहीं है। अब आप देखें ना शहर के अंदर ये इतने वाकयात हुए, मुझे तो हैरत होती है, ये हमारे सिंध का कल्चर नहीं था। अगर कोई हादसा हो जाता था लोग जाते थे, गम में शरीक होते थे, जख्म पर मरहम रखते थे। अब क्या हुआ ऐसा कि भाई आप जाने के लिए तैयार भी नहीं है, आप जनाजा पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है। कम से कम जनाजा तो पढ़ लीजिए, आप कुछ और नहीं कर सकते। आप ये तो कर सकते हैं, आप वो भी तैयार नहीं है उस काम के लिए भी कि यार कम से कम किसी के जख्म है उस पर मरहम रखा जाए। तो ये सूरत हाल है उस वक्त जिससे ये शहर गुजर रहा है। और जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी, MQM जिम्मेदार है, वफाक में ये लोग इत्तेहादी हैं। ये सूबे के अंदर भी 2008 से लेकर 2014 तक इत्तेहादी रहे। MQM हर हुकूमत का हिस्सा होती है, सूबे में नहीं होती, वफाक के अंदर होती है। वजारत पे पकड़ते हैं ये लोग पैसों के लिए, अपने मफादात के लिए। ये एक दूसरे के साथ वक्ती बयानबाजी होती है और उसके बाद फिर वही सारा अमल होता है। सही, बिल्कुल। उसके बाद वही हमें एक बिल्कुल ताल्लुकी कैसी सूरत हाल नजर आती है। बहुत शुक्रिया। मिनन ज़फ़र हमारे साथ मौजूद है, अमीर जमात इस्लामी कराची, और कुछ हम बात कर रहे थे कराची की तरक्याती मंसूबों के हवाले से कि जो मुसलसल ताखीर का शिकार हैं और ये नामुकम्मल मंसूबे आखिर कब मुकम्मल होंगे, इसका भी फिलहाल कोई जवाब नजर नहीं आता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे ट्रैफिक हादसा के हवाले से जो बढ़ते हुए मसाइल हैं और जिस तरह से हैवी ट्रैफिक के दाखिले के सिलसिले में आज कुछ इक़दाम किए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, क्या वो काफ़ी हैं या अभी मजीद बहुत कुछ करना है, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। शहर कायद में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात और इस मसले का हल, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। बहुत बहस मुबाहिसे का सिलसिला जारी है और बहुत ज़्यादा सियासी जमातों की जानिब से इस मसले को हल करवाने के लिए बयानात भी दिए जा रहे हैं। हाल ही में एक बड़ी गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। चेयरमैन है मुहाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद, जिनको गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया और ये कहा गया कि इस मसले को हल करने के लिए जो अल्टीमेटम दिया गया उनकी जानिब से, उसको इश्तियाल अंगेज बयान के जुमरे में रखकर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इसी पर कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम और साथ साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन नौजवानान महाजिर के जनाब ज़ुहैब आजम साहब ने, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले फैसल साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे और जानना आपसे ये चाहेंगे, क्या एक बेसिक रीजन समझ में आता है? एक बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, करोड़ों की आबादी है, ट्रैफिक बेहंगम अंदाज में चल रहा है और जब इस बेहंगम ट्रैफिक के हमें हादसात की सूरत में नताइज नजर आते हैं तो बजाय इसके कि मसले को हल किया जाए, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। देखें, बुनियादी बात यह है कि आपने एक रीज़न की बात की है तो ये किसी एक रीज़न के सबब नहीं है। आप देखें यहाँ तो हमारे पास जो है ना वो मसाइल के अंबार मौजूद हैं और मसाइल के अंबार इस तरह के हैं कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, यानी आप जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त शहर में जारी हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और शहर की जो मरकजी सड़कें हैं वो आप उनकी हालत ज़ार देख सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें मुतासिर होती हैं तो ट्रैफिक का मुतासिर होना ये फितरी बात होती है। उसके बाद एक और बहुत अहम तरीन बात यह है कि आप एक चीज़ देख लीजिए, हमारे पास ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। यानी ट्रैफिक पुलिस का बुनियादी तौर पर काम यह है कि उन्होंने ट्रैफिक को कंट्रोल रखना है
और उन्होंने लोगों को इस बात पर मजबूर करना है कि वो बाकायदा जो कानून है उसके मुताबिक जो है वो ट्रैफिक में चलें। लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि वो मुख्तलिफ चौराहों पर मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ सड़कों पर मौजूद होते हैं, लेकिन उनका जो रोल सामने आता है वो ये है कि वो मोटरसाइकिल सवारों को रोक रहे होते हैं, गाड़ी वालों को रोक रहे होते हैं, ट्रक को रोक रहे होते हैं, डंपर को रोक रहे होते हैं। और उनके रोकने का सबब ये नहीं होता कि वो उनको कोई जुर्माना करेंगे या उनका कोई चालान किया जाएगा, उनकी गाड़ी जो है उसको किसी जगह पर ले जाकर जो है वो जब्त किया जाएगा, बल्कि मकसद ये होता है कि रोजाना का हदफ उन्होंने मुकर्रर किया होता है जो उन्होंने हासिल करना होता है। तो अब जब ये भत्ताखोरी का सिलसिला कानून के रखवाले करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद यकीनी तौर पर ये तमाम तर हादसात होना फितरी बात होती है। तो अगली जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस तरह के इदारे बना रखे हैं कि जो लोगों को एजुकेट करते हैं इस मामले में, ट्रैफिक के हवाले से, उसके रूल्स के हवाले से। तो कहीं भी किसी भी जगह पर गवर्नमेंट का किरदार आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। यानी कोई एक ऐसी जगह हो कि जहां पर यह पता चलता हो कि हम लोगों को सिखा रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर जो सवार अगर एक शहरी है तो उसके करने के क्या काम हैं, अगर किसी गाड़ी पर सवार कोई शहरी है तो उसके करने के क्या काम है, डंपर है या कोई बड़ा और इस तरह हैवी ट्रैफिक है तो उनके करने के क्या काम है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। एक और अहम तरीन मसला, लाइसेंस ब्रांच में आप जाएं तो वहां पर लाइसेंस ब्रांच में जाने के बाद जब आप एंटर हो रहे होते हैं तो सबसे पहले आपकी मुलाकात एक एजेंट से होती है। यानी जब एजेंट से होती है तो उसके बाद ये होता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, लाइसेंस आपका बन जाएगा, लाइसेंस आपका बन जाता है। आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप ड्राइविंग जानते हैं या नहीं जानते। एजेंट छोड़े भी इसीलिए होते हैं कि जिन लोगों के पास एलिजिबिलिटी नहीं भी है उनसे आप माल पकड़ें और 2-4-5 हजार रुपए खर्च करने, बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं है, 2-4-5 हजार रुपए खर्च करने, और उसके बाद हर तरह का आपको लाइट यानी ट्रांसपोर्ट के लिए, हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए जो ना वो लाइसेंस वगैरह जो ना वो उसी तरह से जो ना वो फराहम कर दिया जाता है। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये सब मिलकर इस कराची का हशर उसने खराब किया हुआ है। दुनिया में कहां इस तरह का होता है। हुकूमत सिंध का रवैया है कि जिस पर इंतहाई हैरत है, यानी बहुत ज्यादा हम हैरत ज़दा हैं इस बात पर किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में एक जान इस तरह से चली जाए, यानी अगर एक बंदा इस तरह से ट्रैफिक के हादसे का शिकार होकर किसी डंपर तले आकर जो ना कुचल जाए, हुकूमतें बदल जाया करती हैं और यहां पर एक महीने में 103 हो जाते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप एहतजाज करने जाएं, आप एहतजाज की आवाज बुलंद करने जाएं, आप ये कहें कि भाई आप रोके, अगर आप नहीं रोकेंगे तो अवाम रोकेगी, तो फिर ये कहते हैं कि इश्ताल अंगेजी है। तो हम कहते हैं असल इश्ताल फैलाने वाले आप हैं। जब घरों में लोगों की ये कहा जाए कि मकसद जो ना वो लाशें जा रही होती हैं, पूरे पूरे खानदान जो है, आप देखें मिलीनियम पर हादसा हुआ है, यानी एक हादसे में 5 लोग जान से गए, एक खानदान के 3 लोग जान से चले गए। तो इश्ताल तो अवाम में आएगा ना, और फिर जब वो देखेंगे कि हुकूमतें या इंतजामिया कुछ डिलीवर नहीं कर रहे, कराची के अवाम को शाबाश देनी चाहिए, उनको इस बात पर शाबाश देनी चाहिए कि बावजूद इतने सारे हादसात के 2024 का पूरा साल इसमें गुजरा है, 2025 अभी शुरू हुआ, अभी दूसरा महीना जारी है, 41 दिनों में हमें 100 से ज्यादा इसी सिलसिले में हम बात देख चुके हैं, वो लोगों की जान जा चुकी है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये मिलकर ये बता रही हैं कि बेहिसी है। और जैसे बात की जा रही थी कि इस शहर को कोई ओन करने वाला नहीं है, इस शहर को आमदन का जरिया बनाया गया है। यानी कोई डिपार्टमेंट ले ले, चाहे वो मैंने आपके सामने ट्रैफिक पुलिस की बात की है, रेवेन्यू की बात की है, लाइसेंस ब्रांच की बात की है, हर जगह पर इनके लोग बैठे हैं, हर जगह पर। वो जैसे किसी ने कहा ना, पैसे कमाने के लिए तमाम उल्लू बैठा है, नजर आते हैं, क्या होगा, तो इन्होंने हर शाख पे उल्लू बिठा रखा है। बिल्कुल, तो उसी के सबब ये सारे मसाइल हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। ज़ुहैब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन नौजवानान महाजिर के। ज़ुहैब, ये बताइए कि जिस तरह से बात की कि जी हर इदारे में करप्शन का जो है वो चर्चा है और इसी करप्शन की वजह से हमें ये सूरत हाल नजर आती है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इन ट्रैफिक हादसात में हालिया कुछ दिनों के अलावा अगर ओवरऑल जायजा ले तो सैकड़ों अमवात जो है कई सालों में इसी बेहंगम ट्रैफिक की वजह से हो चुकी हैं। लेकिन तमाम तर मलबा अवाम के ऊपर डाल दिया जाता है कि अवाम गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करती है, मोटरसाइकिल्स को अपनी लेन में नहीं चलाती है, जल्दबाजी का मुजाहिरा करती है, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक की जद में आ जाते हैं। लेकिन जो हैवी ट्रैफिक के पास इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाइसेंस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है प्रॉपर, या जो सड़कों पर चलने की तमाम तर जरूरियात हैं वहां पर वो नजर नहीं आती हैं, तो इस चीज के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये जो ट्रैफिक अवेयरनेस का एक बड़ा मसला है, क्या आप भी समझते हैं कि वाकई अवाम में भी ट्रैफिक अवेयरनेस नहीं है हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स के साथ साथ? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेट्रो न्यूज का, इसमें एक अहम टॉपिक में मुझे जो है मदऊ किया। मैं अपनी बात का आगाज कराची के हालिया जो मसाइल है और जो उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उस पर एक शेर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मैं इस इक़्तिदार का हरगिज पासदार नहीं, कि जिस इक़्तिदार पे कातिल कसूरवार नहीं, जिस इक़्तिदार पे नाज़ा है पहराहाने यजीद, ये इक़्तिदार की मैयत है इक़्तिदार में ही।
सबसे पहले तो जो कराची में पिछले 2 महीनों से 104 अफराद लुकमा अजल बना दिए गए और उस पे हुकूमत सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चुप साधी रखी, और उसके बाद जब कराची के शहरियों ने उस पर रद्द अमल देना शुरू किया तो उसके बाद आफाक अहमद की गिरफ्तारी, और आफाक अहमद की गिरफ्तारी के बाद उसके बाद जो है वो ATC का मुकदमा उनके खिलाफ लगाना, मेरे ख्याल से ये एक शर्मनाक अमल है। मेरे ख्याल से अगर ये वाकया 105 अफराद किसी दुनिया के दूसरे ममालिक में, जैसे मेरे भाई ने कहा, अगर कनाडा में होते तो सबसे पहले तो उसे दहशतगर्दी का मामला कह के इसकी पूरी इंक्वायरी कराई जाती कि ये कहीं जिनोसाइड तो नहीं है, ये कहीं किसी के खिलाफ कोई दुश्मन या शरंगेजी तो नहीं है। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस मुमलिकत में रहते हैं, यहाँ कराची के अंदर अगर आपके पास आप जो है वो किसी गाड़ी वाले किसी बाइक वाले को हिट कर दो तो मसला नहीं है, आप उसकी दियत दे दोगे। अगर कोई ट्रक वाला कुचल के चला जाए 5 लोगों का तो उसका मसला नहीं है, उसका मालिक पीछे बैठा हुआ है। लेकिन जो गरीब बेचारा रोड पे कुचल गया है उसके लिए कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं है। और जब इस शहर ने आवाज बुलंद करना शुरू की, इस शहर ने डंपर माफी, मैं तो समझता हूं कि ये बड़ा ऐलान था, ये बड़ा ऐलान था। अगर ये दीगर सियासी जमातें भी करती कि कल से कंटेनर शहर में नजर नहीं आएंगे, डंपर नजर नहीं आएंगे, तो एक अच्छा रुझान समझ में आता। मुझे समझ नहीं आती कि अगर कराची की बात करना लसानियत बन जाता है तो कराची के हकूक के लिए आवाज कैसे बुलंद करेंगे। बिल्कुल। आज अगर आफाक अहमद को कराची की बात करने पर ATC का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है तो फिर कल को हक के लिए कौन आवाज बुलंद करेगा। आप नौजवानों के दिल में एक डर पैदा कर रहे हैं कि वो अपने हकूक के लिए ना बोले, और चंद जत्थों को पूरी मुमलिकत पे अवाम पर मुसल्लत किया हुआ है कि कोई जिसके पास जो है वो पैसा है वो कहीं भी बैठ के कोई ऐलान करेगा, और उस ऐलान को जो हमारी हुकूमत है वो उसकी सराखों पर रखते हुए लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देगी। मैं समझता हूं अगर आफाक अहमद शरंगेजी इश्तियाल अंगेज बयान फैलाने पर जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, तो फिर इस पूरी जो डंपर माफिया के तहत जो नौजवान 105 कराची के शहरी लुकमा अजल बने, इसका मुकदमा फिर एसोसिएशन के सदर को भी बनना चाहिए। कैसे एक ड्राइवर जो नशे की हालत में था उसको आपने गाड़ी, लेकिन क्या फायदा उस मुकदमे का जोएब साहब, क्या फायदा उस मुकदमे का? 15,000 रुपए की ज़ेर जमानत देकर वो तो बाहर आ जाता है, वो तो जेल में नहीं रहता, उसकी तो गाड़ी भी छोड़ दी जाती है, ड्राइवर को भी रिहा कर दिया जाता है। जरूरी है अवाम को ये बताना जरूरी है कि इंसाफ होना है, कुछ ना कुछ इंसाफ हो रहा है, वरना ये इश्तियाल अवाम को सड़कों पर लेकर आएगा। और हुकूमत को ये समझना पड़ेगा, अरबाब इख्तियार इक़्तिदार को ये समझना पड़ेगा कि ये जो सब मामलात हो रही है अवाम में फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, और इस फ्रस्ट्रेशन को आज आप ATC के मुकदमे में डरा के धमका के शहर के 3 एंट्री पॉइंट बंद करने की धमकी देकर आप आज तो रोक दोगे, लेकिन कल ये शहर अपने हकूक के लिए निकल सकता है। उसके लिए हिकमत अमली बनाना जरूरी है। दूसरी चीज, जैसे कि आपने बताया कि हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि या लोग हमारे जो है वो कानून नाफिज करने में या मतलब जो भी फॉलो जो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स नहीं करते, अवेयरनेस नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब एक बच्चे को पिछले 20-30 सालों से सिखाया जाए कि उसने खाना उल्टे हाथ से खाना है, तो फिर वो बड़ा होकर भी उल्टे हाथ से खाएगा। जब आपने शुरू से ही ये कोशिश ही नहीं की कि आप ट्रैफिक कवानीन पे पाबंदी लगा सके या ट्रैफिक कवानीन को सीधा करने के लिए कोई आप ऐसे चालान करें, लेकिन आपने तो चालान के बजाय 100-200 रुपए पुलिस की आमदनी का जरिया बनाना है। आपने अगर कोई हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसका आपने ये कानून नाफिज करने के बाद कोशिश करनी है कि हमारा पैसे कितने जमा हो जाए। आज ग्रीन ये जो सिंध की जो नंबर प्लेट चेंज हो रही है, इसके ऊपर पूरा एक गेम हो रहा है। पीछे नंबर प्लेट मिल नहीं रही किसी को और ये कह रहे हैं कि नंबर प्लेट चेंज करो। तो ये पाकिस्तान का एक अलमिया और खास तौर पर कराची का, मैं समझता हूँ कराची के लिए अगर हुक्मरान इसे मिनी पाकिस्तान, सबका पाकिस्तान और सबका कराची कहते हैं, तो सबसे पहले इन्हें कराची को सीधा करने की जरूरत है। कराची के तमाम मसाइल को हल करना जरूरी है अगर आप पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ट्रैफिक रूल के साथ साथ जितने भी ये माफियाज हैं जो हुकूमत को भी धमकी देते हैं, आवाम को भी कुचलने के बाद धमकी देते हैं, जो कि ये फैसला करते हैं कि अगर हम चाहे तो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ये अनार्की का बाइस बनते हैं। इनको रोकना बहुत जरूरी है और इनको भी समझाना जरूरी है कि भाई अगर कोई बच्चा कुचल रहे हो, अगर कोई बच्चा इस टायर के नीचे आके मर रहा है, तो तुम्हारा काम है उस डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार करवाना,
तुम्हारा काम है, अगर वो तुम्हारी जानने वाला भी है तो तुम उसे गिरफ्तार करवा के सजा दिलवाओ। मैं समझता हूँ ये इंसानी अलमिया है, और इस पे खामोश रहने वाला हर इंसान जो है वो इस अलमिये को परवान चढ़ाने में भी साथ है, और इस अलमिये का जो अंजाम होगा उसके अंदर भी वो उसके साथ होगा। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब आज़म चेयरमैन नौजवान महाजिर के हमारे साथ मौजूद थे, और उनका भी कहना था कि जो अलमिया है, इस अलमिये को जब तक खत्म नहीं किया जा सकता, जब तक सिंध हुकूमत, यहाँ मौजूद हुक्मरान और सूबे की इंतजामिया इस इशू को सीरियसली टेकअप नहीं करती और ये नहीं समझती कि किसी के घर से जाने वाला बच्चा या नौजवान या सरबरा उनके अपने घर का भी हो सकता था। हमारे साथ स्टूडियो में फैसल नदीम साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, क्यों आखिर ब्लैकमेल ही कहूंगी मैं तो इसको, कि जो डंपर मालकान है या जो इंतजामिया है ये हैवी ट्रैफिक की, उसके हाथों सिंध हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है कि जी वो कहते हैं कि हम शाहराहें ब्लॉक कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम आपका तमाम तर काम रोक देंगे, तो फिर आप उनकी धमकियों में आकर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं, बजूज इसके कि जो लोग जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एटलीस्ट मुकदमे तो दर्ज किए जाए ना। देखें, बुनियादी जो बात है वो ये है कि रियासत से तो बढ़कर कोई भी नहीं होता। यानी आप देखें कि ये तो एक छोटा सा मसला है कि जिसमें बात की जा रही है। यानी आप ये देखें कि आपके पूरे इलाके, उन पर लोग आकर बैठे, उन्होंने अपनी हुकूमतें कायम की। यानी अगर आप बात करेंगे हमारे शुमाली इलाका जात की, हमारा जो ट्राइबल एरिया है उसकी बात करेंगे तो वहां पर बाकायदा लोगों ने अपनी हुकूमतें कायम की थी, और उन्होंने रियासत की रेट को चैलेंज किया था। जब रियासत ने फैसला किया कि उनका इक़्तिदार वहां से खत्म करना है, उनको पीछे धकेलना है, तो रियासत ने उनको पीछे धकेला। तो ये एक छोटा सा मसला है। मैं ये समझता हूं कि ये मसला विल का है, इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज नहीं है। यानी पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसको कराची के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। यानी वो ये समझते ही नहीं है कि कराची क्यों नहीं है, वोट तो कराची से भी उनको मिल रहा है ना, यहाँ से भी तो उनका वोट बैंक एक मौजूद है। ये वोट तो उनको कहीं से भी नहीं मिल रहा। अच्छा। जो हकीकत बात है, वोट तो उनको कहीं से भी नहीं मिल रहा। अच्छा, एक गलतफहमी मैं यहाँ पर दूर करना चाहूंगा, चूंकि मैं इस शहर में होने के साथ साथ अंदरूनी सिंध बहुत ज्यादा जाता हूँ, हर तरफ आना जाना होता है। पिछले दिनों हमारा हुकूक सिंध मार्च भी पूरे सिंध में गया था। तो अगर आप अंदरूनी सिंध चले जाए, जहां पर यहाँ तो पीपल्स पार्टी सो कॉल्ड जिसको कहा जा रहा है कि इन्होंने वोट लिए, तो जहां इन्होंने हकीकी तौर पर ये वोट लेकर चले आ रहे हैं, यानी लेते चले आ रहे हैं। मैं दादू की बात कर रहा हूं, मैं आपको लाड़काना की बात कर रहा हूं, मैं आपको सक्खर की बात कर रहा हूं, मैं कंदकोट की बात कर रहा हूं, मैं आपको जो इनके आबाई खैरपुर की बात कर रहा हूं, नुशरो फिरोज की बात कर रहा हूं, नवाब शाह जरदारी साहब के शहर की बात कर रहा हूं। उन इलाकों में चले जाए, वहां इन्होंने अवाम के साथ इससे ज्यादा बदतर सलूक किया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ये समझते हैं कि इक्तदार इनके घर की लौंडी है और इनके इक्तदार को कोई जो है वो नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। इसकी वजह यह कि इनका इक्तदार वोट से नहीं आता, ये धौंस से आता है, धमकी से आता है, धांधली से आता है, माल खर्च करके आता है। और जब इस तरह से आता है तो फिर इनको इसकी कोई भी जो नहीं समझ ले कि नहीं होता कि यार कुछ होता है, हो नहीं होता नहीं हो, इन्हें किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूं कि शहर में कुछ इक़दाम करने की जरूरत है, लाजमी। ट्रैफिक पुलिस यानी पुलिस का जो करप्ट जो सिस्टम है उससे इस निजाम को बाहर निकाला जाए। हम लाहौर में देखते हैं, आप उनके साथ इत्तेफाक करें या ना करें ये एक अलग मसला है, लेकिन वहां के ट्रैफिक वार्डन जो है वो मैं ये देखता हूं कि वो बड़ी मजबूती के साथ लोगों को ट्रैफिक रूल्स पर अमल दरामद करने पर मजबूर करता है। मैं इस्लामाबाद में ये सूरत हाल देखता हूं। तो ये वो मकसद, मैं आपको किसी यूरोप के शहर की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका के शहर की बात नहीं कर रहा, अपने मुल्क के शहर की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है यहां भी हो सकता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि ये ट्रैफिक पुलिस का जो महकमा है इसको खत्म किया जाए। इस कराची के नौजवानों को, वो जो बेरोजगार हैं, उन नौजवानों को ट्रैफिक वार्डन के तौर पर यहां पर भर्ती किया जाए। मैं जब कराची की बात कर रहा हूं कि कराची का नौजवान, तो मैं किसी मखसूस जबान बोलने वालों की बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कराची का होना चाहिए, चाहे वो उर्दू बोलता है, पंजाबी बोलता है, सिंधी बोलता है, चाहे वो हिंद को बोलता है, या वो जो है कोई भी, या वो ये समझ ले कि बलोची बोलता है, या कोई भी जबान बोलता है। अगर कराची का रहने वाला है, पढ़ा लिखा नौजवान, उसको ट्रैफिक वार्डन के तौर पर भर्ती किया जाए, उसको अच्छी सैलरी दी जाए, उसको मजबूत किया जाए, सियासी मुदाखलत खत्म की जाए। आप देखेंगे ट्रैफिक किस तरह का सियासी मुदाखलत जब तक महकमों में खत्म नहीं होगी, कोई भी महकमा हमें राह रास्त पर आता हुआ नजर नहीं आएगा। रशीद जमाल सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और इसी मौजू पर उनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर अपने मेहमानों से दोबारा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची में ट्रैफिक हादसात, इसके मसाइल और इसके ऊपर होने वाली सियासत के हवाले से हम कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। रशीद जमाल सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए।
एक बड़ी अहम गिरफ्तारी देखी हमने एक ऐसे मसले के सिलसिले में कि जो जेन्युइन इशू है और जिसकी वजह से रोजाना कोई ना कोई किसी ना किसी के घर से जा रहा है। इस दुनिया से रुखसत हर किसी को होना है, लेकिन किसी हादसे का शिकार होकर किसी मासूम बच्चे का बाप, किसी का आसरा, किसी घर का सरबरा इस तरह सुबह अपने काम पे जाए और शाम को वापस ना लौट सके, तो एक बड़ा अलमिया है ये इस शहर के लिए, जिस मसले को हाईलाइट किया आफाक अहमद ने। और उनके इस हाईलाइट करने के इशू को इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया गया। क्या वाकई उनके बयान में कुछ ऐसा मौजूद था कि उनको एटीसी तक पहुंचा दिया जाए? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और बहुत ये कराची का बहुत अहम इशू है जिससे आपने बुलाया। देखिए, मैं बात शुरू करूंगा यहाँ से कि कराची की बदकिस्मती ये रही है कि कराची के अंदर जो के फैसले जो है कराची के अवाम नहीं करते। कराची के फैसले वो कुव्वतें करती हैं जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाती हैं, हुकूमतें तोड़ती हैं। कहाँ इमरान खान को लाना है और कहाँ नवाज शरीफ को बिठाना है और कहाँ शहबाज शरीफ को बिठाना है, और ये तमाम फैसले जो हुकूमतें करती है उन्होंने ही कराची के ये फैसले किए हैं कि एक अनपॉपुलर जमात जिसको एमक्यू पाकिस्तान कहते हैं, जिनका अवाम में कोई वोट बैंक नहीं है, उन्हें एमपी एमएनए बना दिया। जिनका ये फर्ज बनता था वो शहर के अंदर होने वाली तमाम ज्यादतियों के लिए खड़े होते और उस पर एहतजाज करते, अपनी मौजूदगी का इजहार करते और जो शहर के दुख है उस दुख का बदावा करते। लेकिन बदकिस्मती आपने देखी कि पाकिस्तान एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा अपने ओहदों के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए दस्ते गिरेबा है, लेकिन शहर में जो लोग मर रहे हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, ट्रक के आगे आगे कुचले जा रहे हैं, उस पर कोई आवाज उठाने के लिए नहीं है। तो उसके अंदर जहां चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, उसके अंदर आफाक अहमद की आवाज मैं समझता हूँ एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ उनकी आवाज है, और मैं समझता हूँ कराची के हर नौजवान को उनकी आवाज के साथ आवाज मिलानी चाहिए। ये कितना जुल्म है, कितनी जो है वो बेइज्जती की बात है कि एक शख्स ये कह रहा है कि मेरे बच्चे इस शहर में मर रहे हैं, हुकूमत सिंध जो है इसको रोके, हुकूमत सिंध इस पर इल्जाम करे। उसके इस मुतालबे पे आपने उसको अरेस्ट कर दिया। फिर आपने देखा उस पर बड़ी बदकिस्मती ये है कि चंद लोगों को जो कि किसी माफिया के लोग हैं, उन्होंने आके ये कहना शुरू कर दिया कि आफाक अहमद से जब तक पर्चा नहीं कटेगा, एफआईआर नहीं कटेगी, हम जो है अपना एहतजाज जारी रखेंगे। उन लोगों से पूछा जाए, जब इस शहर का बच्चा किसी ट्रक के नीचे आके मरता है तो उसके बाद क्या ये जो नाप नहाद लोग हैं जो अपने आप को किसी कौम का, किसी एक इलाके का, किसी एक सूबे का नुमाइंदा कहते हैं, क्या उन्हें उस वक्त शर्म नहीं आती कि वो अपने उन ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके हुकूमत सिंध को देते कि इस शख्स की गलती है, इसको आप सजा दे। लेकिन अब सूरत हाल जो मैं नजर आ रही है वो मुझे ये नजर आ रही है कि खुदा न खास्ता ये मामला उस नहज पे ना पहुंच जाए जहां से एमक्यूएम की तख्लीक हुई थी और एक कराची के अंदर पंजाबी पठान महाजिर फसादात का आगाज हुआ था। मुझे तो ये है कि पसे पर्दा जो कुछ इस तरह के अमल शुरू हो जाएगा, अल्लाह ना करे कि ये शहर एक दफा फिर जो है खून और आग के अंदर जल रहा होगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो फिर हमें हुकूमत वक्त पे नजर आएगी ना, क्योंकि अगर वो बर वक्त एक्शन ले इस मसले को हल करने के लिए कुछ इकदाम, जिस तरह से आज वजीर दाखिला की सदारत में इजलास भी हुआ और ज़ियाल अंजार साहब ने कहा कि जी मखसूस औकात में हैवी ट्रैफिक को जो है वो नकलो हमल की इजाजत दी जाएगी। ये तो तमाम तर चीजें बहुत पहले से तय हैं कि किस वक्त में हैवी ट्रैफिक को सड़क पे आना है और किस वक्त में नहीं आना, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कवानीन कोई फॉलो नहीं करता और लाकानूनियत का जो है वो सरेआम मुजाहिरा किया जाता है, नहीं कंट्रोल हो पाता। तो पीपल्स पार्टी क्या आप समझते हैं कि वाकई अगर खुदा न खास्ता हालात एक मरतबा फिर संगीन हो जाएंगे, लसानी रंग हमें नजर आएगा शहर में, तो इसकी जिम्मेदारी लेगी, ओन करेगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस 15 सालों के अंदर जो हशर इस शहर का किया है, इसको लाड़काना से बदतर शहर बना दिया। अब शहर की किसी भी आप शहरा पे चले जाए, वहाँ गड्ढे हैं, वहाँ ये तो आम सी बात है कि ट्रक के नीचे आके लोग मर रहे हैं। यहाँ तो इन गड्ढों से लोग स्लिप हो गए, जो गिरते हैं उनके सर पे जो चोटें लगती है। आप जाए ना सिविल हॉस्पिटल, आप जाए आबासी हॉस्पिटल, आप जाए दीगर हॉस्पिटल में, वहां आपको पता चला है कितने लोग जो है ये ट्रैफिक की वजह से, रोडों की टूटिंग की वजह से जो है वो मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। फिर आपने देखा एक वक्त है शहर के अंदर मोबाइल छीनने की बुनियाद पर कितने लोग जो है कत्ल कर दिए गए। किन हुकूमत थी ना 15 साल में, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं करके दिया। अब ये मामला संगीन इस हद तक हो गया कि एक वाक्य होता है, 2 वाक्य, एक महीने के अंदर 80 से ज्यादा लोग जो है वो इस वाक्य के अंदर जो है हलाक हुए हैं, जान बहक हुए, लोगों के नौजवान बच्चे मारे गए हैं। तो उसके अंदर हुकूमत सिंध एक इजलास करके
कर रही है उनको शर्म आनी चाहिए हुकूमत सिंध को। कम से कम वो उस जो है अपने उन तमाम SHOs को, अपने उन DSPs को, SSPs को, DIGs को तो लगाम दे जो रोडों पे खड़े होकर 24 घंटे रिश्वत तो ले रहे होते लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करते। दुनिया आप देख रहे होते शहर फैसल पे, आप शहर पाकिस्तान पे चले जाए, आप शहर दूसरे दिन के औकात में, ऐसे औकात में जबकि ऑफिस टाइमिंग होते हैं, बड़े ट्रक चल रहे होते हैं, वो जो है स्कूटर वालों को पकड़ रहे होते हैं, आम गाड़ी वालों को पकड़ के रिश्वत तो ले रहे होते हैं लेकिन बड़े ट्रक वालों को नहीं पकड़ते क्यों? सारा पैसा ट्रक होके कहाँ जाता है? लेकिन सिंध गवर्नमेंट के पास जाता है, उनको उद्योगदारों के पास जाता है। ये तमाम मिली पकड़ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक इजलास करके कुछ भी नहीं होगा। ये इसी तरह सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो इस शहर को लूटती रहेगी। मैं तो समझता हूँ आफाक अहमद के साथ इस शहर के हर नौजवान को आवाज उठानी चाहिए, अपने हकूक के लिए लड़ना चाहिए। अगर हमने आज भी अपने हकूक के लिए नहीं लड़े, अपने हकूक के लिए नहीं खड़े हुए तो ये हमें जो है चूटियों की तरह जो है रेजा कर देंगे, कुचल के चले जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है रशीद साहब कि अगर ये हर शहरी अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करेगा तो उसको पाबंदे सलासिल नहीं किया जाएगा? एक मिसाल तो पेश कर दी ना सिंध हुकूमत ने आफाक अहमद की गिरफ्तारी के बाद कि जो कोई अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करता नजर आएगा उसको इसी तरह के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा है। देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे जो भी आवाज उठाएगा उसकी आवाज को कुचल दिया जाएगा। तो हमें ये फैसला करना है कि हमने एक ही होके मरना है या इज्तिमाई होके मर के दुनिया को ये बताना है कि एक सिंध हुकूमत जो कि जहनी तौर पर वडेराना हुकूमत है, जालिमाना हुकूमत है, वो इस शहर के लोगों के लिए क्या अजाब बन के आई हुई है। लेकिन मैं यहाँ एक बात और भी कहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा अहम जिम्मेदारी उन इदारों पर भी है, वफाकी हुकूमत पे भी है कि वो तो कम से कम इस शहर को ओन करें। मान लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की महाजरों से इस शहर से दुश्मनी है लेकिन MQ पाकिस्तान जो कि मुस्लिम लीग नून का एक अहम हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून क्यों इस पर खामोश है? वो इदारे जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मईशत की बात कर रहे हैं। आप कभी तो अपनी बात का जवाब दे चुके गुफ्तगू के आगाज में कि मुस्लिम लीग नून उस पर क्यों खामोश है, क्योंकि खुद इस वक्त आपने जिस तरह से कहा ना कि अपनी नशिस्तों के लिए तो दस्तो गरेबा हैं लेकिन इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए कोई आवाज बुलंद होती नजर नहीं आ रही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। और खासकर अगर कोई आवाज बुलंद भी करता है तो अपने इख्तिलाफात को खत्म करने पे कोई राजी नहीं कि शहर के मसाइल को हल करने के लिए सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं। बिल्कुल मैंने यही तो कह रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो कि इस शहर को ओन करते हैं, शहर पे टैक्स देते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माइनस करके मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी बात करूँ, PTI की भी बात करूँ, कम से कम पिछले साल इन्होंने वोट तो लिया, इस साल भी लास्ट ईयर भी सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान PTI को मिले लेकिन PTI का सारा तवज्जो इमरान खान की रहाई के लिए तो है लेकिन इस शहर के अंदर जो जुल्म ज्यादती उस पर कोई PTI के लोग आवाज नहीं उठा रहे। मैं तो MQ को तो कहता नहीं कि वो तो क्योंकि जिस तरह उनको जिताया गया, जिन लोगों ने जिताया वो तो पहले प्रेस लिस्ट बन के जाती है वहां तक, वहां से अप्रूव होती है तो वो प्रेस लिस्ट जो है वो अखबार तक जाती है। जो सियासी जमात अपने आप को इस हद तक गिरा दे तो मैं समझता हूँ कि सियासी जमात कहने का हक ही नहीं है। ये तो सब एक जो है महाजिर कौम के खून पे जो है वो सौदा करके हुए बैठे हुए हैं, महाजिरों के नाम का इस्तेमाल करके महाजिरों की जो है वो जो तस्वीर भी कर रहे हैं और महाजिरों के साथ जुल्म जाति का हिस्सा भी बने हुए हैं। तो इसके अंदर अगर आफाक अहमद जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं तो मैं समझता हूँ शहर को होश के नाखून लेने चाहिए और ये वो वक्त है जहाँ इंसान को खड़े होके उनकी आवाज के साथ आवाज मिलानी चाहिए। कम से कम अगर इनकी आवाज के साथ आज भी लोग खामोश रहे और मुफाहमत और क्या कहते हैं मसामत की बात करते रहे तो आने वाला वक्त इस शहर के लोगों के लिए मैं समझता हूँ ज्यादा सख्त होगा। सही। अच्छा, जिस तरह ट्रैफिक अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं और फैसल नदीम साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर हैं, इन्होंने भी ये तजवीज दी कि जी आप खत्म कर दीजिए, नहीं चाहिए हमें सिंध में कराची में ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट। आप कराची के एक आम नौजवान को, एक पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान को आप भर्ती कीजिए बहैसियत एक सिटी वार्डन के, वो ट्रैफिक का निजाम संभाल लेगा क्योंकि उसको पता है कि कराची के ट्रैफिक को किस तरह से चलाना है, कहाँ कंट्रोल करना है, लोगों को किस तरह अवेयरनेस देनी है। तो क्या समझते हैं आपके जो सिटी वार्डन्स वाला सिस्टम था अगर वो बहाल कर दिया जाए तो शायद सूरत हाल कुछ तब्दील हो सके? देखिए कम से कम अगर मैं फैसल नदीम भाई से कहूंगा कि हम जिस जमात से मुतालबा कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि हम अपना सर जो है वो दीवारों से टकराएं। तो उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई भी मुतालबा करने का मतलब है आप अपने आप को दीवार से टकराएं, अपनी आवाज को जाया करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यकीनन तौर पे जब तक आप मुत्तहद नहीं होंगे, आप उसके खिलाफ बतौर एहतजाज रोडों पे नहीं आएंगे। आप देखें कितनी बदकिस्मती है कि पूरे सिंध से लोगों उठा के आपने जो है वो
जो है कांस्टेबल बना के आपने शहर के रोडों पे लाके खड़ा कर दिया। और यहाँ के शहरी जो है, चाहे वो पख्तून हो, पंजाबी हो, पठान हो, जो भी किसी जबान का हो, लेकिन इस शहर का नौजवान बेरोजगार है। वो सुबह शाम जो है वो इन्हीं पुलिस वालों को रिश्वत दे रहा होता रोड पे चलने का, और शाम में जो है और ये अरबों रुपए कमा के जो है वो घरों को जा रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इसी अच्छी की उम्मीद नहीं। हाँ, तमाम सियासी जमातें जो शहर का मुखलिस से लगती है, उन्हें इस रोड पे आना होगा, एहतजाज करना होगा, एहतजाज हड़तालें करनी होगी शहर के अंदर। तो शायद पीपल्स पार्टी के कानों में आवाज दे, वरना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप उम्मीद नहीं रख सकते किसी भी बेहतरी की। आप इनसे ये उम्मीद रखेंगे ये जो है यहाँ के नौजवानों को ट्रैफिक पुलिस से भर्ती करेंगे। गॉट योर पॉइंट रशीद साहब, इसी पर बात करूंगी फैसल नदीम साहब से और फिर उसके बाद वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि जी मसले तो सबके यही हैं, इसी शहर के तमाम तरबासी हैं और इन्हीं मसाइल से दो चार हैं, तो क्यों नहीं मुत्तहिद हो जाते? क्या आप ज्वाइन करेंगे इस कॉज के लिए और दीगर तमाम तर जमातों को? जी यकीनी तौर पर करेंगे। हमने तो पूरी एक मुहिम शुरू की है और अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस हवाले से ये जो नंबर माफिया के खिलाफ जो पहली आवाज थी वो हमारे भाइयों ने अल्लाह की तौफीक से जो ना बुलंद की है। तो उसके बाद फिर मकसद दीगर आवाजें भी उठना शुरू हुई हैं। और ये जो बात चल रही थी कि भाई ये जो मकसद एक जमात है पीपल्स पार्टी नामी, 17 साल से इनके ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता, तो असर हो या ना हो, अवाम को एजुकेट करने के लिए, अवाम को बताने के लिए कि तुम्हारे हुकूक पर असल डाका डालने वाले ये लोग ये हैं। अभी मैंने आपसे अर्ज किया था हुकूक सिंध मार्च की बात की, पूरा 4 दिन हमने एक तरफ से दूसरी तरफ हम सिंध के गए और तमाम इश्यूज पर हमने बात की है। तो कहीं भी किसी भी जगह शहर कराची के लिए, शहर कायद के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अगर आवाज बुलंद होगी तो आवाज बुलंद करने वाले हर बंदे के साथ, हर शख्स के साथ, हर जमात के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ हमारी आवाज भी शामिल होगी। बहुत शुक्रिया। फैसल नदीम हमारे साथ मौजूद थे। रशीद जमाल टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया। ट्रैफिक हादसात की बढ़ती हुई शरह, अमवात की बढ़ती हुई शरह, शहरियों के खून से रंगता हुआ ये शहर, इस शहर की सड़कें आखिर कभी देख सकेंगी इंसाफ होता हुआ या नहीं, आने वाले वक्त में देखेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।